अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल और मैं हूं सुल्तान शाह। नाज़रीन, 5 जुलाई पाकिस्तान की जमहूरियत की सियासत का स्याह तरीन दिन कहा जाता है, लेकिन आज 5 जुलाई को कुछ मुबस्सरीन ये कह रहे हैं कि जमहूरियत मजीद मजबूत होने जा रही है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पेश हो चुकी हैं। मुस्लिम लीग नवाज ये कहती है कि जमहूरियत को एक मरतबा फिर खतरा है, लेकिन तरीके इंसाफ का ये मानना है कि जमहूरियत इससे मजबूत होगी। आज इसी पे बात करेंगे मरियम नवाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, क्योंकि इससे कबल हुसैन नवाज पेश हुए, हसन नवाज पेश हुए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी नवाज शरीफ खुद पेश हुए GIT के सामने, लेकिन जब इसहाक डार पेश हुए तो उसके बाद बॉडी लैंग्वेज मुख्तलिफ नजर आई। बहुत से तंज तेज जो जुमले थे वो अदा किए गए। इमरान खान की ज़ात पे तनकीद की गई। अब एक मतलब फिर जब आज भी कैप्टन सफदर ने बात की तो उन्होंने भी शदीद तनकीद का मुजाहरा किया। इसलिए बात करेंगे फवाद चौधरी से, तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वैसे मुझे फवाद साहब बहुत शुक्रिया। मसरूफ दिन पिछले कई रोज से फाइनल राउंड का आगाज हो गया इमरान खान की जुबान में, तो आखिरी 6 ओवर्स अब GIT के चल पड़े हैं। एक सख्त लैंग्वेज का आगाज हो चुका था, आज मरियम पेश हो गई। क्या लगता है कि तारीख का स्याह दिन है, क्योंकि 5 जुलाई पाकिस्तान की तारीख में जमहूरियत में स्याह दिन जरूर रहा है। देखिए, स्याह दिन ज़रूर रहा है और आपको ये भी याद होगा कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जो रोल नवाज शरीफ साहब का था वो भी आप नहीं भूल सकते। और ज़ियाउल हक साहब के रोल को कंसोलिडेट करने में, उस मार्शल लॉ को एक लेजिटिमेसी देने में, उस मार्शल लॉ को एक तमाम जो मजबूत ढांचा फराहम करने में नवाज शरीफ साहब का जो किरदार था वो भी तारीख़ का हिस्सा है। और यकीनी तौर के ऊपर 5 जुलाई जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ का एक स्याह दिन है। आज का दिन जो मरियम नवाज शरीफ साहब की पेशी हुई है, तो पहले तो ये समझिए कि PTI ने या इमरान खान की ख्वाहिश पे नहीं हो रही है। हमने ना मुतालबा किया था, हमने ना ये बयान दिया था, ना कुछ किया था। हुसैन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पहले तो 5 अप्रैल 2016 को ये स्कैंडल सामने आया और ज़िद से ज़िदबर्ग जो एक जर्मन अखबार था उसने ये स्कैंडल फोड़ा। हुसैन नवाज साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नीलसन और नेस्कोल मेरी कंपनी है और अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज शरीफ उसकी ट्रस्टी हैं। सो द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मरियम नवाज़ को इस केस में मुलव्वस किया वो हुसैन नवाज साहब थे। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स पेश की गई सुप्रीम कोर्ट में, उनसे पता चला कि नीलसन और नेस्कोल, जिसके बारे में ओरिजिनल इल्ज़ाम ये है कि ये ऑफशोर होल्डिंग्स हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की, जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो होल्ड कर रही हैं, उसकी असल मालिक इस वक्त जो हैं वो मरियम नवाज शरीफ हैं। अच्छा, आप क्योंकि खुद भी वकील हैं, जब पैनामा का फैसला आया जिसके बाद ये GIT बनी तो उसमें कहा गया कि मरियम नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी गई थी। अब GIT के सामने उनको बुलाना, क्लीन चिट तब मिली थी। देखो सुल्तान, हम तो उस वक्त भी कह रहे थे भाई पहले फैसला पढ़ लो, फैसला पढ़ आपने लो। कहा कि उर्दू में फैसला पढ़ा, वो भी जरा बता दें और क्या फिर था? आपको पता है कि हमने पूरा, मैंने कहा था कि हम उर्दू तर्जमा करवा रहे हैं, हम उर्दू तर्जमा आपको देंगे, पहले वो पढ़ लें, उसके बाद मिठाइयाँ खाएगा। अब आपने देखा कि इन्होंने तकरीबन वो फैसला अनाउंस होने के 1.5 मिनट के बाद जो है वो मिठाइयाँ खाने शुरू कर दी। और सबसे बड़े रसगुल्ले जिनके मुंह में थे, साद रफ़ीक हो गए, दानियाल अजीज़ हैं, तलाल चौधरी हैं, अब सबसे ज़्यादा रो भी यही रहे हैं। यानी जिनके मुंह उस वक्त सबसे बड़े खुले हुए थे रसगुल्ले खाने के लिए, अब सबसे ज़्यादा चीखें भी वो मार रहे हैं क्योंकि फ़ैसला नहीं पड़ा हुआ था। अब अगर आप मरियम नवाज साहिबा का देखना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने हदायत की है, ऑल द बेनिफिक्टर्स एंड बेनामीदार्स शैल अपीयर बिफोर GIT। तो मरियम नवाज साहिबा दोबारा, not on PTI statement, not on any other statement, but because of the statement of Hussain Nawaz is beneficiary, is बेनामीदार। सो उनको सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया हुआ है कि GIT बुलाएगी और उनका बयान रिकॉर्ड। अच्छा, आपने कहा कि शरीफ खानदान पेश नहीं हो रहा था, हमने पेश करवाया उनको। ये तो PTI ओन करी ना, इमरान खान भी कह रहे कि हमने पेश करवाया उनको, लेकिन वो तो Day 1 से कह रहे हैं कि हम पेश होंगे। Day 1 में उन्होंने कहा, जब ये स्कैंडल आया, 80 मुल्कों का स्कैंडल था। आइसलैंड में प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया, माल्टा में प्राइम मिनिस्टर ने हुकूमत तोड़ दी, रशिया एक वाहिद मुल्क था और पाकिस्तान जहाँ पे कुछ नहीं हुआ। बाकी हर जगह के ऊपर आपको मालूम है पैनामा के बाद दुनिया में कैमरॉन ने वजाहत दी, टैक्स रजीम में चेंजेस आई। दुनिया भर में 2 मुल्क जहाँ पे कुछ नहीं हुआ वो रशिया में पुतिन साहब थे और पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब थे। अब पाकिस्तान रशिया नहीं है। रशिया का जो इस वक्त पॉलिटिकल माहौल है वो आपके सामने, वो डिक्टेटरशिप है, उसको कोई भी डेमोक्रेसी नहीं कह सकता। पाकिस्तान में मुतालबा हुआ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें।
TORs बनाए गए, कहा गया सबसे पहले एहतसाब नवाज शरीफ साहब से शुरू करेंगे। टीवी पे उन्होंने कहा मुझसे शुरू करें। जब एतजाज़ अहसन साहब ने वो TORs बना लिए तो ये उसके ऊपर पीछे हो गए और नेशनल असम्बली में और सेनेट में ये बिल रिजेक्ट हो गया। उसके बाद अपोजिशन के बाकी जो लोग थे वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो गए। इमरान खान ने ये कहा कि जिस, और ख्वाजा आसिफ का आपको बयान याद होगा कि उसने कहा कि ये 2-4 हफ्ते की बात है, ये तो लोग भूल जाएंगे। इमरान खान ने ये कहा पार्टी मीटिंग में कि अगर ये इस तरह से ही चलता रहा मामला तो ये तो स्कैम दब जाएगा और किसी का कोई हिसाब किताब नहीं होगा। लिहाजा एक पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू की गई और सुप्रीम कोर्ट ने उस मूवमेंट के बाद इसका नोटिस लिया और 184(3) में ये प्रोसीडिंग्स हुई। और आपको पता है पूरी सियासी जद्दोजहद साल सवा साल की थी, एक ही आदमी की थी और वो इमरान खान। अच्छा, अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा पेश हो चुकी हैं। इससे पहले बॉडी लैंग्वेज पर भी मैं आऊँगा कि जो पहले बयान दिए गए उनकी बॉडी लैंग्वेज आज मुख्तलिफ थी। तो PTI कहीं परेशान तो नहीं हुई एक खातून को देखते हुए, क्योंकि नून लीग कह रही कि PTI डर चुकी है एक खातून से। देखिए सवाल ये पैदा होता है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा की क्या पॉलिटिकल स्ट्रगल है कि हम उनसे कोई खौफजदा हो। मिसाल के तौर के ऊपर अभी जो उनका जो सबसे बड़ा मामला रहा है, आज जिस तरीके पहले वो 100 अरब रुपए के फ़ंड के ऊपर उनको लगा दिया गया था, यूथ लोन फ़ंड, जो फिर हाई कोर्ट में जब मामला गया तो वो उससे अलहदा हुई। यहाँ पे जिस तरीके से वो आई, आप बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पुरानी वीडियोज़ उठा के देखें तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि एक लीडर की प्रेजेंस क्या होती है। बच्चों के हमरा छोटे बच्चों को साथ लेकर जेल में पहुंची और कोर्ट में गई, हर जगह वो गई। उनको बाकायदा एक प्लान के तहत नवाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से खज्जल किया। एक पेशी खुद बीबी मुझे बताती थी, एक पेशी उनकी कराची होती थी, उससे अगले दिन लाहौर रखी जाती थी, उससे अगले दिन पेशावर रखी जाती थी, सो दैट टू मेक श्योर कि एक तो वो इकोनॉमिकली क्रम्बल हो जाए ट्रैवलिंग और सब करते हुए, और दूसरा फिज़िकली उनका जो है वो ये हाल रहे। तो वो बेनज़ीर भुट्टो की जद्दोजहद आप देखें जो एक लीडर की जद्दोजहद थी, और फिर आप मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जद्दोजहद उठा के देखें कि उनके साथ पूरे प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल आया, SP इस्लामाबाद उनको सल्यूट करती हुई नजर आई, पेन उठा के दे रही हैं, फिर सल्यूट कर रही हैं। और उनके साथ जो लोग हैं आप देखें वो कौन है, वो तमाम लोग वो थे जो पहले मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में भी इंपॉर्टेंट थे, अब इनकी गवर्नमेंट में भी मरियम बीबी के इर्द गिर्द भी वही। अच्छा, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, क्योंकि ये एलिगेशन PTI में भी अब बहुत ज़्यादा लग चुका है। इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया, लोग आई जा रहे हैं, ड्राई क्लीन होकर निकली जा रहे हैं। PTI का मुशर्रफ साहब के साथ या इस तरह हम बातें तो नहीं कर रहे होते ना, मतलब मैं मुशर्रफ साहब के साथ रहा हूँ और मेरा भी बहुत एहतराम है मुशर्रफ साहब का, लेकिन ये तो हम नहीं कर रहे होते कि बाहर निकल के उनको गालियाँ भी दें। लेकिन फवाद साहब इस पे एक लंबी डिबेट है, क्योंकि इमरान खान ये बात कहते रहे हैं कि मैं उन पुराने लोगों को पहले नहीं लूँगा। बयानात देते रहे, बाबर रवान के बारे में क्या कहा सबको पता है, शेख रशीद के बारे में कहा सबको पता है। अब आप देखिए जमशेद दस्ती के लिए आप आवाज़ ज़रूर उठाते, लेकिन जमशेद दस्ती को पार्टी में शामिल नहीं किया गया, जबकि जब लॉन्ग मार्च हो रहा था जमशेद दस्ती ने शमूलियत का ऐलान कर दिया था, लेकिन मुल्तान से मुखालफत की गई, उसके बाद नहीं किया गया। मुस्तफा खैर साहब को फ्यूडल लॉर्ड के लिए, ये एक लंबी डिबेट है। मेरा सवाल ये कि एक मोमेंट होता है हर एक सियासी आदमी की ज़िंदगी में, क्या मरीम नवाज शरीफ का ये मोमेंट तो नहीं आप दे रही PTI उसको? मेरा ख्याल तो यह है कि शरीफ ख़ानदान की मूवमेंट ओवर हो गई है और अब पाकिस्तान में जो डायनेस्टी है हमें उससे आगे मूव होने का चांस भी मिला है, और पाकिस्तान की जमहूरियत को ये मौका मिला है कि वो एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से एक डेमोक्रेटिक सेटअप में अपना जो मूव है वो करे और एक ख़ानदानी जो सियासत है उससे आगे बढ़े, और अपने आप को एक मुस्लिम लीग नून के पास भी बल्कि ये मौका है कि वो अपने आप को एक ख़ानदान की पार्टी बनाने के बजाय एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल फोर्स के तौर के ऊपर पेश करें। अच्छा, कतरी शहजादों का क्यों नहीं बयान रिकॉर्ड किया जा रहा? फ्रैंकली हमें नहीं पता, कल से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो वहाँ चले गए, पहुँच फिर आ गई कि नहीं है गए हैं और दुबई से वापस आ गए हैं या क्या हुआ, हमें नहीं पता कि क्या उनका प्रोसेस है और क्यों। आप ज़ाती तौर पे समझते हैं कि रिकॉर्ड करना चाहिए बयान? देखिए मैं ज़ाती तौर पे अगर आप मेरी ओपिनियन पूछें तो मैं जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब की जो जजमेंट है उसका जो पार्ट है जिसमें ये कहा गया है कि जो कतरी शहज़ादा है उसकी प्रेजेंस इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेटर इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि वो अपनी बैंकिंग ट्रेल दें। मिसाल के तौर के ऊपर जमाइमा खान पाकिस्तान नहीं आई, लेकिन उन्होंने इमरान खान की जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो ईमेल करती हैं जो अब सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं।
जो कतरी शहजादे से आप उम्मीद रखते हैं या मोहम्मद बिन जासिम से जो हमें उम्मीद है, उनके ऊपर उनकी ट्रांजैक्शंस क्या हैं? उनकी दो ट्रांजैक्शंस हैं। एक ट्रांजैक्शन है जो मियाँ शरीफ साहब से कतरी शहजादे यानी मोहम्मद जासिम को हुई, जो इनके बड़े भाई थे। हमें वो बैंकिंग ट्रेल भेजें कि मियाँ शरीफ साहब ने वो पैसे इनको कैसे दिए। दूसरी ट्रेल ये है जो इन्होंने लंदन के अपार्टमेंट्स ख़रीदने के लिए लंदन में पैसे भेजे, ये ट्रेल दें। ये दो ट्रेल्स देने के लिए उन्हें आना या ना आना उनका इंपॉर्टेंट ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ ईमेल करनी है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस तो वो आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बता दीजिए क्योंकि अर्ली 90s में कहा जाता था जब पीटीआई शवाहिद पेश करी तो लंदन के कवानीन के मुताबिक तब रिकॉर्ड रखा नहीं जाता था, और जो आपको भी रिकॉर्ड मिला वो ज़्यादा पुराना रिकॉर्ड नहीं था। अब किस तरफ जा रही है JIT? अच्छा, रिकॉर्ड तो हमेशा रखा जाता है और रिकॉर्ड का जो कीपिंग है वो तो हमेशा होती है और वो इम्पॉर्टेंट है। ज़ाहिर है कि जैसे रजिस्ट्री रखी जाती है, वो तो आप समझे ना, जब से ज़मीन की कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप शुरू हुआ तो रखा जाता है। कानून ये था 9/11 से पहले कि आप डिस्क्लोजर के पाबंद नहीं थे। मसलन एक प्रॉपर्टी है जो ये सोफ़ा सुल्तान साहब का है, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप इसका अपने नाम देने के बजाय आप XYZ इसको नॉमिनेट कर दें ओनर, और तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर XYZ नाम जो है वो आ रहा होगा, आपका नाम नहीं आ रहा होगा। जब 9/11 हुआ और उसके बाद पता ये चला कि दुनिया के जब ऑब्वियसली FBI और जब ताकतवर मुल्क या ताकतवर एजेंसियां जब किसी के पीछे लगती हैं तो सिचुएशन बदल जाती है। FBI ने जब तहकीकात की तो पता चला कि जो टेररिज्म हो रहा है उसके पीछे ड्रग मनी है, और ड्रग मनी ज़्यादातर ऑफशोर कंपनीज़ के ज़रिए होल्ड किया जा रहा है। तो उन्होंने फिर ये कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको नाम जो है वो डिस्क्लोज़ करने पड़ेंगे कानून नाफिज करने वाले इदारों को। तो 2006 में ये कानून तब्दील हुआ, और ये जो आप देखते हैं कि इन्होंने हुसैन नवाज साहब क्यों कह रहे हैं कि 2006 में हमारे नाम आई, क्योंकि 2006 का रिकॉर्ड आप हासिल कर सकते थे। 2006 का जो कानून है उसमें आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है वो ख़त्म हो चुकी थी, और वो आपको ओरिजिनल ओनर के नाम देना पड़ रहे थे। ये 1 जुलाई 2006 को ये कानून नाफिज हुआ, बरतानिया में भी और अमेरिका में भी। उससे पहले का जो रिकॉर्ड है वो ये देने को तैयार नहीं है। नीलसन और नेस्कोल 2 कंपनीज़ हैं जो होल्ड करती हैं अपार्टमेंट्स नंबर 16, 16A, 17, 17A, और उनका जो रिकॉर्ड है नीलसन और नेस्कोल का, ये भी एडमिटेड बात है कि ये 1993 से वहाँ पे रह रहे हैं। ये खुद कहते हैं हम 93 से रह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि 93 और 2006 के दरमियान हम ओनर नहीं थे। अब उनसे ये पूछा जाता है कि ओनर कौन था, वो कहते हैं कि जी हमें नहीं पता कौन है। आप किराया किसको देते थे, हमें नहीं पता किराया किसको देते थे। आप वो प्रॉपर्टी के ओनर को नहीं जानते, आप किराया किसको देते हैं आप नहीं जानते। आप वो नीलसन और नेस्कोल जो अब आपकी कंपनीज़ हैं उनकी आप कॉन्फिडेंशियलिटी वेवर देने को तैयार नहीं है, तो फिर क्या समझा जाए। जाहिर है कि ये प्रॉपर्टीज़ नवाज़ शरीफ साहब की और उनकी फैमिली की थी, और ये प्रॉपर्टीज़ ट्रैवल की हैं, और ये अब जो आखिरी डॉक्यूमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है 2004 में कम अज़ कम इसकी जो डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट है वो मरीम नवाज शरीफ। अच्छा, हुसैन नवाज साहब ने कल भी जो मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि कौन से सबूत ढूंढ रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग तो की नहीं, तो मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत तो नहीं मिलते JIT को। वो ये ओन करें कि सब कुछ उनका है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। वो कह रहे हैं कि हमने जुर्म किया है लेकिन आपके पास सबूत नहीं है कोई हमारे जुर्म जो है वो साबित करने के लिए। उसकी वजह यह है कि हुसैन नवाज साहब ने हुदैबिया पेपर मिल की पूरी ट्रेल नहीं पढ़ी है, और अगर उनके पास इतना वक्त शायद ना हो, वो इसहाक डार साहब का जो बयान है पूरा वो ही पढ़ लें तो उनको पता चल जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत भी मौजूद हैं, एक रुपया कैसे पाकिस्तान से बाहर गया ये भी मौजूद है, एक रुपया कैसे शरीफ फैमिली के पास आया ये भी सबूत मौजूद है। अलबत्ता ये बात सही है कि ये जो हुदैबिया का मामला है, जो ये पाकलेन का मामला है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो अबू धाबी में प्रॉपर्टीज़ हैं, जो दुबई में प्रॉपर्टीज़ हैं, जो न्यूजीलैंड में प्रॉपर्टीज़ हैं, जर्मनी में जो बिजनेसेस हैं, टर्की में जो बिजनेसेस हैं, रशिया में जो बिजनेसेस हैं, उनका अभी हमें नहीं मालूम, और उसका मालूम होने के लिए एक और इन्वेस्टिगेशन, एक और पनामा का इंतजार करना पड़ेगा, या पनामा का इंतजार करना पड़ेगा। या अच्छा, इसहाक डार के बयान की आपने बात की, तो फवाद साहब इसहाक डार के बयान को तो इमरान खान खुद ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि इस बयान की कोई अहमियत नहीं है। अब उसी बयान के गिर्द आप
पूरी पीटीआई घूम रही है और वही बयान दोबारा जाए। इमरान खान ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं इस बात को कि वो बयान ज़ोर ज़बरदस्ती से लिया गया था, तो अब उसकी वैल्यू क्या है? अच्छा, पहली बात तो यह है कि मुझे नहीं पता इमरान खान साहब ने ये कब कहा और क्यों कहा। आप कह रहे हैं तो आपको पता होगा, मुझे नहीं लगता इमरान खान ने ये कभी एक टीवी टॉक शो में कहा था। सही है। दूसरी बात यह है कि अगर जो बयान है इसहाक डार साहब का वो क्या है, पहले तो आप उसकी ज़रा एक नोयत समझिए। वो 164 का बयान है जो कि डार साहब को बतौर गवाह के साइट किया गया है। उसमें ओरिजिनली डार साहब इसमें एक मुलजिम थे इस केस में, उनको कंसेशन दी गई, उनको ये बयान जो है वो गवाह के तौर पर उनको माफ़ी दी गई एज एन एक्यूज्ड और उन्हें एज ए विटनेस इस मुकदमे में डाला गया। अब डार साहब अगर वो कहते हैं कि वो बयान अंडर क्वेरिजन था तो उनकी वो कंसेशन ख़त्म हो जाएगी एंड ही विल बी अगेन एरेड एज एन एक्यूज्ड इन द रेफरेंस। सो उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली। अच्छा, अब डार साहब ने बताया क्या क्या। डार साहब ने ये बताया कि किस तरह 1990 में जब डॉलर कोई 16-17 रुपये का था, 1.3 अरब रुपया पाकिस्तान से बाहर भेजा गया। मेस्ता खान और खेस्ता खान 2 हवाला डीलर्स थे, उनका मुदारबा कंपनी इनकी इस्तेमाल की गई और ये पैसे पाकिस्तान से बाहर भेजे गए। उसके बाद 46 जो फैमिली मेंबर्स हैं शरीफ फैमिली के, उनके नाम के ऊपर ये पैसे वापस आए और जब ये पैसे वापस आए तो इन को वाइट किया गया और इनके नाम के इस पैसे से रखवा के इसके ऊपर जो है वो लोन लिया गया। ठीक है, तो आप क्या क्या चीज़ें हैं डार साहब की जो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप इनको रखेंगे? ठीक है, मैं एक ब्रेक ले जाने से पहले आप इसहाक डार की बात करें तो इसहाक डार का एक सवाल आपसे ये करता हूँ कि इसहाक डार जिस दिन पेश हुए तो उन्होंने कहा कि इमरान खान के लिए कैलिफोर्निया केस ही काफ़ी है। तो अब ज़ातियात पे बातें आना शुरू हो गई हैं, हार्ड हिटिंग शुरू हो गई है, बॉडी लैंग्वेज अब इस तरफ जारी दोनों जमातों की। देखिए, पहली बात तो यह है कि कैलिफोर्निया का केस एक एक्स पार्टी केस है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, ना कोई इन्फोर्समेंट की हैसियत, अमेरिका के अंदर भी उसकी कोई हैसियत नहीं है। किसी आदमी ने जाके एक कैलिफोर्निया के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस कर दिया, उसमें ना नोटिस हुआ इमरान खान को, ना किसी ने बुलाया ना पूछा, वहाँ से एक ऑर्डर जो है, जैसे हमारे यहाँ सिविल में जाके आप एक ले लेते हैं, कोई ना कोई जो है वो जाके कागज़ ले लेते हैं, उसकी ना कोई इन्फोर्समेंटेबिलिटी है ना उसकी कुछ उसकी कोई लीगल वैल्यू। सफदर ने भी ये कहा कि शरीफ खानदान की तो बेटी पेश हो रही है, इमरान खान अपनी बेटी को ओन नहीं करते। अब ये बातें सामने आना शुरू हो गई। लेकिन ये तो मतलब ऐसे थर्ड रेटेड बातें हैं ना, जिनकी कोई, मैं आपको बता रहा हूँ कि हैसियत वो नहीं है। किसी को भी आप जाके माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर दें तो आपको क्या होगा? ये तो ऐसे ही है ना, मेंटेलिटी है। कैप्टन सफदर भी चूँकि बहुत छोटे आदमी हैं, डार साहब उससे छोटे आदमी हैं, तो एक छोटेपन का मुकाबला है इनका आपस में, उसमें हमने क्या पढ़ना है। डार साहब का जो असल मसला है वो कहते हैं कि आप बच्चों को दरमियान में ना लाएं, तो आप बच्चों को दरमियान में नहीं लाते। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है आपने अपने पैसे अपने बच्चों के नाम के ऊपर रखे हुए हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अली डार साहब जो इसहाक डार साहब के बेटे हैं, इसहाक डार साहब के अपने वालिद साहब ज़रा देख लें, वो यहाँ पर उनकी पंक्चर लगाने की दुकान थी और वो बोदी साइकिल वाला के नाम से मशहूर थे। ये डार साहब का बैकग्राउंड है, यानी बड़े हम्बल बैकग्राउंड के आदमी हैं और उनका राइज़ आप देखिए। अली डार साहब HDS टावर्स के मालिक हैं दुबई में। HDS टावर्स कम से कम 20 से 25 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है। वो एमिरेट्स हिल में अब उनका विला है जिसकी मालियत तकरीबन 15 मिलियन दिरहम है। उसके बाद वो एक लग्जरी कार्स की एक पूरी लाइन फ्लीट ओन करते हैं, उसमें लैम्बोर्गिनी है, उसमें फेरारी है, उसमें दुनिया की टॉप कार्स हैं, वो ओन करते हैं। यानी अली डार साहब जो 21-22 साल के जब थे तो वो 100 अरब रुपए के मालिक थे। अब आप मुझे बताएं कि या तो उन्होंने फेसबुक इन्वेंट कर ली है या तो वो बिल गेट्स हैं, तो फिर तो सही है बात कि उनका कोई इतने बड़े वो हो गए होंगे। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो फिर ये पैसा किसका है? सोर्स ऑफ मनी अली डार साहब को तो बताना पड़ेगा। अच्छा, हसन नवाज ने बात की, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, ना मेरा नाम है, मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी दादी को भी बुला ले, वो तो व्हील चेयर पे है। वैसे तो उनकी दादी को भी बुलाना चाहिए, इसकी वजह यह है कि उनकी जो दादी हैं वो भी होल्ड कर रही हैं प्रॉपर्टीज़ जो कि असल में नवाज शरीफ साहब की हैं। देखें, ये जो नस्लों का हिसाब है ये भी PTI ने नहीं कहा था, ये भी
इमरान खान ने नहीं कहा था। हम तो शुरू हुए थे 1993 और 2006 के दरमियान नीलसन और नेस्कॉल के रिकॉर्ड से। पहले हुसैन नवाज साहब आए, उन्होंने मरीम नवाज शरीफ साहब बेबी को जो है वो मुलव्वस किया। फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये गल्फ स्टील मिल और जो हमने मदीना में मिल लगाई थी उसके पैसे हैं जिससे ये अपार्टमेंट्स खरीदे। सुप्रीम कोर्ट में फिर हुसैन नवाज साहब ने कहा कि नहीं, वालिद साहब गलत कहते हैं, ये मियाँ शरीफ साहब के पैसे हैं जो जासिम के साथ इन्वेस्टमेंट हुई थी और जासिम ने हमें जो है वो ये सेटलमेंट की। यानी बच्चों को नवाज शरीफ साहब ने मुलव्वस किया, दादा को बच्चों ने मुलव्वस किया। सो पीटीआई और इमरान खान को ये कहना कि वो हिसाब मांग रहे हैं, वो उन्होंने तो बिल्कुल हिसाब नहीं मांगा है। जो हसन साहब हैं उनका 99 में इंटरव्यू आया और उन्होंने कहा कि ये अपार्टमेंट्स में वो जो रह रहे हैं वो दरअसल किराए के ऊपर रह रहे हैं और वो उसमें रह रहे हैं और उनको नहीं पता कि किराया किधर से जा रहा है। 99 में वो किराए के घर में स्टूडेंट थे। विद इन 10 ईयर्स उन्होंने 1 हाइड पार्क खरीदा जो कि 6 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है। अब आप मुझे बताएं कि एक स्टूडेंट जिसकी कोई उसके बाद कंट्रीब्यूशन नहीं है वो 6 अरब रुपए का अपार्टमेंट खरीद रहा है और उसके वालिद साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। कहीं तो इसी बयान में एक और ब्लफ या ब्लंडर तो नहीं मार गए हसन साहब? इनके जो, क्योंकि कहना तो वो ये चाह रहे हैं कि मैं एक स्टूडेंट था, मुझे वालिद साहब से पैसे और मैंने उसको इन्वेस्ट करके काम कर लिया। अब सवाल ये कि वो पैसे कहाँ से आए? अब पैसे भी कोई देखे ना, पैसों की भी कोई हद लिमिट होती है ना। मसलन अगर आप 1.5 करोड़ आ गया है, 2 करोड़ आ गया है, चलें जी पीछे किसको चीज़ बेची है, 10, चले नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े आदमी थे जी, फैमिली बड़ी है, 10 करोड़ भेज दिया, 20 करोड़ भेज दिया। 6 अरब रुपए का घर रहने के लिए आप ख़रीद रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टमेंट्स आपकी जो अलहदा हैं वो आपकी अलहदा हैं। तो मुझे आप बताएं कि क्या पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज़ नहीं बनता पूछना कि ये सोर्स ऑफ मनी क्या है? क्या ये फ़र्ज़ नहीं बनता हमारा हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमात के तौर के ऊपर इस मसले को रेज़ करना कि ये इतना बड़ा पैसा जो है ये कहाँ से आया है? और अगर उनके पास ये पैसा लीगल है, अगर ये पैसा उनके पास लेजिट है, तो फिर तो मसला ही नहीं है। आपने अपनी मनी ट्रेल बतानी है। मिसाल हो सकता है जिस तरह मैं आगे आपको मिसाल दे रहा हूँ कि जैसे फेसबुक के जो ओनर है वो 26 साल की उम्र में बिलियनर हो गया था क्योंकि उसने फेसबुक इन्वेंट की थी। जो बिल गेट्स हैं वो भी बहुत छोटी उम्र में दुनिया के अमीर तीन आदमी हो गए। तो ये बताएं कि इमरान खान हमेशा कहते हैं अंपायर की उंगली, तो इस मरतबा अंपायर की उंगली क्या इशारा कर रही है? इमरान खान रेफ़र कर रहे होते हैं बुनियादी तौर के ऊपर आर्बिटर को, जो कि फ़ैसला करने का एक मजाज रखता है। अब इस वक्त 2 आर्बिटर्स हैं। एक सुप्रीम कोर्ट आर्बिटर है जिसने नवाज शरीफ साहब के इस केस के ऊपर फ़ैसला देना है, और अल्टीमेट आर्बिटर हैं वो पाकिस्तान के लोग हैं जिन्होंने इलेक्शंस में अपना वोट देना है और फ़ैसला करना है कि क्या वो इसी सिस्टम की कॉन्टीन्यूटी चाहते हैं या वो तब्दीली की तरफ जाना चाहते हैं। अगर वो तब्दीली की तरफ जाना चाहते हैं तो अपनी उंगली खड़ी करेंगे, अगर वो इस तरफ जाना चाहते हैं तो भी अपनी उंगली खड़ी करेंगे। सो अल्टीमेट आर्बिटर आर द पीपल ऑफ। लेकिन नून लीग तो कह रही है कि पीपल ऑफ पाकिस्तान के पास जाए, जेआईटी तो मुतनाज़े, वो कह रहे हैं हमारे साथ ज्यादती कर रही है। तो किसने जाना है? ये तो पीएमएलएन नहीं जाना है ना। प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार है कि वो असम्बली तोड़ते हैं और नया इलेक्शन कराते हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, हाथ घोड़ा भी इधर है, मैदान भी इधर है, वो इंतज़ार क्या कर रहे हैं? असम्बली तोड़ें और आइए इलेक्शन कराते हैं। तो आपको वैसे लगता है कि इस साल इलेक्शन हो जाएंगे या मुद्दत पूरी कर जाएंगे नवाज शरीफ? अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त जो रुपी पैरिटी है वो 109 रुपये पे चली गई है। पाकिस्तान का जो इस वक्त फॉरेन रिज़र्व है वो डिप्लीट हो रहा है $200 मिलियन पर मंथ के ऊपर। सो हमारा जो इकनॉमिक क्राइसिस है वो बहुत बड़ा हो रहा है। अनसर्टनिटी पॉलिटिकल सिस्टम में बढ़ रही है और इसकी वाहिद वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार छोड़ने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान के मईशत को भी अपने जहन में रखे, ये भी अपने जहन में रखे कि इतनी देर ना हो कि पाकिस्तान की मईशत इस मुकाम पे पहुँचे कि उसको फिर उठाना मुश्किल हो जाए किसी के लिए भी। इस अनसर्टिनिटी को ख़त्म करने का वाहिद तरीका ये था कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर अगर कोई पाकिस्तान में जमहूरियत का शाइबा भी होता, तो जब एक क्राइसिस आता है और क्राइसिस बड़ा हो जाता है तो फिर आप अल्टीमेट आर्बिटर की तरफ जाते हैं, यानी आप लोगों की तरफ जाते हैं, आवाम की तरफ जाते हैं। अगर नवाज शरीफ साहब को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता, पीएमएलएन को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जेआईटी में धक्के ना खाते
वो कहते आए लोगों अच्छा, के अब पास ये इन नारों के लिए तैयार है कि हुकूमत जब इलेक्शन होने जाएंगे तो नवाज शरीफ साहब जलसे जुलूसों में कहेंगे हमें काम इसलिए नहीं करने दिया गया क्योंकि पीटीआई ने हमें काम करने नहीं दिया, बार बार रोड़े अटकाए गए। देखें, एक तो वो नारे लगाएंगे कि या अल्लाह या रसूल नवाज शरीफ बेकसूर, ये नारे लगाएंगे पीपल्स पार्टी। दूसरी बात यह है कि 4 साल में अगर आपको काम नहीं करने दिया, तो जब आपको काम नहीं करने दिया तो इसका मतलब यह है कि आप ये मान रहे हैं कि आप एक कमज़ोर हुकूमत थे, और तख्त के ऊपर कमज़ोर लोग नहीं बैठा करते। आप ये रोज़ाना जो बाहर खड़े होके अपना ये फ़ौज को, सुप्रीम कोर्ट को, इदारों को बदनाम करते हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ़ को बदनाम करते हैं, और इनका मानना ये है कि जो भी ऑब्जेक्शन करता है, जो भी एतराज़ उठाता है, वो दरअसल रियासत का। अच्छा, एतजाज़ हसन साहब का एक बयान बड़ा दिलचस्प था, उस पर भी आपसे कमेंट लेना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि खारदार तारे लगाई गई मरियम बीबी की आने के लिए आमद पे, इससे कोई साजिश प्लान की जा रही है। खारदार तारों से क्या साजिश हो सकती है? उनका ख्याल होगा कि शायद वो धक्कम पेल में मरियम बीबी को दिखाया जाए कि किस तरह से उनकी जो है वो इंसल्ट की गई या समथिंग लाइक दैट। एतजाज़ साहब ये कहना चाह रहे होंगे जिस तरह से बीबी का था, लेकिन बीबी के लिए तो पूरी रियासत उनके ख़िलाफ़ खड़ी थी। मरियम बीबी के साथ तो पूरी हुकूमत खड़ी है। आपने देखा ही है किस तरह से उनको सैल्यूट पढ़ रहे हैं, किस तरह से उनको जो है वो SP लेवल के ऑफिसर्स नीचे से पेन उठा के दे रहे हैं। खुशामद की एक कल हुसैन नवाज को भी सल्यूट हुआ है, आपने शायद अच्छा, वो मैंने नहीं देखा। हुसैन नवाज को भी सल्यूट है। तो रियासत में इस तरह इमरान खान का, आपके लीडर का भी ट्वीट सामने आया, वो भी कह रहे हैं कि ये किस किस्म की बादशाहत है, जमहूरियत है या बादशाहत है। तो जब इस तरह के रवैये होंगे तो रिएक्शंस क्या आएंगे? रिएक्शन तो वही होगा जो आ रहा है लोगों का, जो लोगों ने इसको बड़ा बुरा मनाया है। पाकिस्तान देखें, हम कोई इजिप्ट नहीं है, हम कोई लिबिया नहीं है, हम चाइना भी नहीं है, हम ईरान भी नहीं है। हम बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। यहाँ पर जब भी मार्शल लॉ लगा है, फ़ौजियों को छोड़ना पड़ा है। आखिर 7, 8, 9 साल के बाद लोगों की बस हो गई है, और हम कोई एक बिल्कुल को बादशाहत के निज़ाम में हमारे लोग नहीं रहते। हमारा एक एक्सपीरियंस है डेमोक्रेसी के साथ, फ्रीडम्स के साथ, आज़ादियों के साथ। और जो यहाँ पे इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब ने जिस तरीके से एक पर्सनल फीफ्डम बनाने की कोशिश की है, ज़ाती सल्तनत बनाने की कोशिश की है, उसका रिएक्शन है जो इस वक्त आपको सामने नज़र आ रहा है। उसका रिएक्शन है जो लोग। अच्छा, PTI से एक सवाल बड़ा ज़रूरी है कि जो साद रफ़ीक साहब कह रहे हैं कि हम गए तो आप भी नहीं रहेंगे, मतलब ग्राउंड ही नहीं रहेगा खेलने के लिए, पिच उखाड़ दी जाएगी। तो अगर जमहूरियत को ख़तरा होता है बिलफर्ज, तो PTI किधर खड़ी होगी? एक लोमड़ी जो थी, वो सैलाब आ गया तो सैलाब में डूब रही थी, तो उसने कहा क़यामत आ गई, क़यामत आ गई। तो बाहर जो खड़ा था बंदा, उसने कहा कि क़यामत कोई नहीं आई, सिर्फ तुम ही डूब रही हो। तो उसने कहा कि बस मेरे लिए तो फिर क़यामत आ गई। तो ये जो साद रफ़ीक साहब है और जो इस तरह के जो बाकी लोग हैं, उनके लिए कि निज़ाम ही डूब रहा है, क्योंकि वो डूब रहे हैं। तो अगर निज़ाम डूबा तो PTI किधर खड़ी होगी? निज़ाम को कोई ख़तरा ही नहीं। खतरा खतरा है तो PTI किधर खड़ी होगी? खतरा है जरदारों को और इनको, बाकियों को, शरीफों को, बाकियों को। इस्लाम ना, यहाँ इस्लाम ख़तरे में है, ना जमहूरियत ख़तरे में है, ना मुल्क ख़तरे में है। सवाल ये है कि बिलफर्ज अगर 1% चांस भी आप कर ले तो PTI किधर खड़ी होगी? PTI तो जाहिर है कि 18 साल की स्ट्रगल के बाद PTI इस नहज पे पहुंची है कि वो वोट से, उसको साफ नज़र आ रहा है कि वो वोट से अगला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बन रहा है। तो वो तो पागल थोड़ी है कि वो अपना PTI के वो इसको जो है वो सपोर्ट करेगी किसी गैर जमहूरी को, तो वो करेगी नहीं। लेकिन मैं आपको एक और, मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में चाहे फ़ौज हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे कोई और इदारा हो, कैपेसिटी ही नहीं है किसी में कि वो जमहूरियत को यहाँ पलट सके। उसकी वजह यह है कि ये कोई 1999 नहीं रहा, 1977 नहीं रहा। एक वाइब्रेंट मीडिया है, एक बहुत वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी है। आप देखें डॉन लीग्स के ऊपर, आप देखें कि फ़ौज के साथ क्या हुआ है। आप देखें रेमन डेविस के ऊपर फ़ौज के साथ क्या हो रहा है। जो फ़ौज पाकिस्तान में जो ताकत एंजॉय करती थी 1990 की दहाई में, वो फ़ौज अब वो ताकत एंजॉय नहीं करती। ठीक है, ब्रेक बाद एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज पेश होती हैं। तकरीबन 2 घंटे लगे उनको JIT के सामने, कई सवालात के जवाबात भी दिए होंगे। बॉडी लैंग्वेज मरियम नवाज शरीफ की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आज पर नजर आई। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा फवाद भी कि हुसैन नवाज, हसन नवाज, इसाक डार, एक डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज थी। मरियम नवाज की जाते हुए बॉडी लैंग्वेज भी डिफरेंट थी, बाहर आते हुए बॉडी लैंग्वेज काफ़ी मजबूत नज़र आई। लेकिन इससे पहले कि हम रेमिन डेविस की आपने बात की, ब्रेक पे जाने से पहले मैं उस पर भी सवाल कर लूँगा। रेमिन डेविस की किताब आई है, एक स्पाई किताब लिखता है, उसमें कितनी हकीकत होगी? देखिए, बहुत सारी तो बातें ये हैं कि जिनका हमें पता ही है और जो हमें कोई ऐसा उसमें झटका नहीं है।
बाकी जो रोल हैं चूँकि उस बंदे की तरफ से आ गया जिसके साथ हुआ, तो उसकी एक वो जो है वो बात बन गई है। लेकिन इसमें क्या शक है कि हमारे जो लोग थे उन्होंने फैसिलिटेट किया उसको, रेमन डेविस को बाहर जाने में। सोचना अच्छा, चाहिए आप नहीं समझते कि इमरान खान पे एक बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगता रहा कि जनरल पाशा से उनकी बड़ी दोस्ती थी। पीटीआई की बुनियाद पे लोगों ने कहा कि जनरल पाशा ने पीटीआई की बुनियाद रखी, जिसमें जावेद हाशमी भी शामिल थे, उन्होंने भी कहा कि जनरल पाशा इसमें इन्वॉल्व थे। तो एक ऐसा मौका आया जब जनरल पाशा का नाम सामने आ गया इस पूरे केस में, तो इमरान खान को इंक्वायरी या टोटल ब्लंटली जाके नहीं बोलना चाहिए था जनरल पाशा के इमरान खान ने खिलाफ? तो चतराल में भी कहा है, नाम उन्होंने नहीं कहा ले है- रहे उस तरह, नहीं, दबे उन्होंने अल्फाज कहा में है बात कि करें, जो लेकिन लोग हैं ओपनली उनके अगर खिलाफ- देखिए प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। सो हम सब लोगों को भी यही शुरू कर दें कि पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर ही तरीके इंसाफ भी जो है वो तनकीद करना शुरू कर दे, तो हम नहीं चाहते कि पूरी फौज नहीं है। मतलब अगर आप एक पर्सन को साइड पे फैशनेबल कर हो ले गया तो है ना, फैशनेबल हो गया ना कि जर्नैलों को और जो पाकिस्तान में फ़ौजी हैं उनको ऊपर तनकीद करना। तो जब आप कहते हैं कि इंक्वायरी जो है इस पर बनाया जाए, कमीशन बनाया जाए, तो आप जनरल पाशा का नाम ले रहे हैं, उनका नाम है ना उसमें, तो जाहिर है उनके ऊपर भी कमीशन बनेगा, वो एक्सक्लूड तो नहीं हो जाएंगे। ठीक है। अब मरीम साहिबा की बात कर लेते हैं क्योंकि आखिरी 5 मिनट प्रोग्राम भी ख़त्म करना है। बॉडी लैंग्वेज बड़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी, मरीम साहिबा पेश हुई 2 घंटे JIT के तवील तरीन इजलास में। आज बाहर धूप उतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि साग डार साहब जब पसीना पहुँच रहे थे तो इमरान खान साहब ने वो पिक्चर भी ट्वीट की कि लेकिन उसका जवाब यह था साग डार के बाद कि धूप बहुत है, मुझे इसलिए गुस्सा आया है। तो आज वो गुस्सा नज़र नहीं आया नून लीग की क़यादत पे। तबीयत भी होती है, हो सकता है मरियम बीबी इतने गुस्से वाली ना हो, क्योंकि मेरी तो उनसे मुलाकात नहीं है। हो सकता है मरियम बीबी इतने गुस्से वाली ना हो जितने इसहाक डार साहब गुस्से वाले हैं, तो तबीयत के ऊपर भी इसहाक डार साहब फर्क इससे होता है। पहले इतने गुस्से में कभी नज़र नहीं आए। हाँ नहीं, अभी टेम्परेचर और बढ़ेंगे, आप देखेंगे अगले दिनों में क्या जो है वो बात आती है। तो मरियम बीबी अगर अच्छे मूड में थी तो बड़ी अच्छी बात है, उनको तो जवाब ही देना है। कौन सा वहाँ चेयरमैन नैब को भी तलब किया गया है, हुदैबिया पेपर मिल्स का तमाम रिकॉर्ड लेकर आएंगे। 10 को रिपोर्ट अब फाइनल होनी है, आखिरी राउंड है। क्या लगता है क्या रिपोर्ट लिखी जाएगी? PTI क्या एक्सपेक्ट कर रही है? क्योंकि आप तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नवाज शरीफ घर जा रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ फिर? देखिए हमारा इशू ये है, पहली बात तो ये आप जहन में रखिएगा कि हमें पता नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है। हमने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी और हमने ये कहा था कि आप इस इन्वेस्टिगेशन को लाइव कर दें, पूरी कौम देख ले, कोई इमरान खान का या हमारा ज़ाती केस नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात नहीं मानी, मुस्लिम लीग नून ने भी इसके ऊपर जो है वो हमारी बात नहीं मानी। तो उसके बाद अब अगला मरहला ये आ गया कि हमें कैसे मालूम हो कि हम इसमें पटिशनर हैं लेकिन हमें मालूम नहीं है कि क्या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। सो जो PMLN के लोग हैं वो तो वहाँ अपीयर होते हैं और उनसे सवालात होते हैं, जवाबात होते हैं। सबसे बड़ा इंडिकेशन प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया जब उन्होंने बाहर आके तकरीर की और उन्होंने कहा कि उन्होंने तमाम सबूत सुप्रीम कोर्ट में दे दिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट का तो हमें पता है कि वहाँ पे तो कुछ नहीं दिया था। तो अगर उससे आगे नहीं बढ़े नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी और हुसैन नवाज, तो इसका मतलब यह है कि केस वहीं पे खड़ा है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो 13 सवालात हैं उन पे मुतमईन करना शरीफ फैमिली का काम है प्रोसिक्यूशन को। अब अगर वो मुतमईन नहीं कर पाते इन्वेस्टिगेशन को तो सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही उससे मुतमईन नहीं। नवाज शरीफ का लंदन में बयान आपको याद होगा, उन्होंने JIT से मुतल्लिक दिया। उन्होंने कहा कि कुछ समझ नहीं आ रही मुझे JIT किस लिए बैठी है। इसलिए कि उन्होंने फिर पैनामा पेपर्स का पूरा केस पढ़ा नहीं है। अगर वो 500 सफ़े पढ़ ले किसी वक्त टाइम लगा के, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को भी माशाल्लाह पढ़ने की आदत बिल्कुल नहीं है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ वैसे जनरली भी, मैं ये नहीं कहता कि कोई बाकी जो जगहों पे ज़्यादा है, लेकिन नवाज शरीफ साहब को तो बिल्कुल ही आदत नहीं है पढ़ने की। अगर ये 500 सफ़े उन्होंने पैनामा पेपर्स के पढ़े होते तो फिर वो ये बात ना करते, तब उनको पता होता कि किस लिए बैठे। लेकिन इससे ये भी तो जाहिर होता है कि उन्होंने अपनी नर्व्स पे नहीं लिया पैनामा। नहीं, नर्व्स पे तो उन्होंने लिया हुआ है, वो तो रोज़ नज़र आ रहा है। अच्छा, बिलफर्ज अगर नवाज शरीफ नहीं जाते, क्योंकि PTI हमेशा एक स्ट्रीम लाइन लेती है। इमरान खान से भी मुख्तलिफ मौक़ों पे बात हुई तो उन्होंने कहा मैं भी तैयार हूँ, जब फैसला आएगा अगर मुझे शिकस्त हुई तो उसके बाद मैं फ़ैसला करता हूँ, हार का मैं जीत के लिए मैदान में उतरता हूँ। बिलफर्ज क्योंकि आप एडवाइज़र हैं, क्या मशवरा दे रहे हैं, किस तरह बैलेंस किया जाएगा मामलात अगर नवाज शरीफ घर नहीं जाते? तो अगर नवाज शरीफ साहब घर नहीं जाते हैं तो पाकिस्तान में इलेक्शन का साल तो है, तो कितना डैमेजिंग हो जाएगा। जो है इंस्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी पाकिस्तान में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि लोग ये फैसला कबूल नहीं करेंगे। लोग जो हैं वो बड़े वाज़ेह हैं, लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सारे मामले में पूरी तरह मुलव्वस हैं। PTI फैसला कबूल करेगी? प्रॉपर्टीज़ जो है वो, देखिए फैसला कबूल करना ना कबूल करने की तो ऑप्शन नहीं होती। आप सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी
पसंद आता है लोगों को, नहीं पसंद आता, लेकिन ये कहना कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर को हम क्या कर सकते हैं, अगर नहीं फैसला देंगे तो नहीं देंगे। हम तो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल ही मेनली करेंगे ना, हमने तो एक्सपोज तो कर दिए नवाज शरीफ। इन जजेस के रिटायरमेंट के बाद फवाद भाई इनके खिलाफ बयानात तो नहीं आना शुरू हो जाएंगे इमरान खान की तरफ से? देखिए ये माजी ये बता रहा है, मतलब मुख्तलिफ जलसे जुलूस और माजियों में नजर आ रहा है। इसलिए कि जो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं वो तय करते हैं ना आपकी पॉलिसी क्या है। तो जो जजेस के ख़िलाफ़ तो बयान तो नवाज शरीफ साहब और इफ्तिखार चौधरी साहब के ऊपर तो भी सारी दे रहे हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब को आप उस तरह का जज ना समझें। बाकी जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो मैंने नहीं सुना पाकिस्तान में कि फॉर्मर जजेस के ख़िलाफ़ बयानात कुछ इस तरह के आते हो। आखिरी सवाल ये मुझे बता दीजिएगा कि बिलफर्ज अगर नवाज शरीफ घर नहीं जाते तो पीटीआई को ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड्स डैमेज होगा या नहीं होगा? मेरा तो ख्याल है कि बिल्कुल नहीं होगा। ग्राउंड स्वेल है इस वक्त इमरान खान के। लेकिन सर मुझे याद है कि जब लॉकडाउन किया जा रहा था और इमरान खान ने लॉकडाउन वापस लेने की कॉल ली तो वहाँ लोग रो रहे थे। लोग कह रहे थे कि हमें नवाज शरीफ को घर बेच के ही घर जाना, कोई सवाद से आया, कोई सवाबी से आया, कोई बन्नू से आया। मैं खुद प्रोग्राम्स में कर रहा था। तो ये एलिमेंट को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा? लोगों को तो आपने माइंड उनका बना दिया कि जो पीटीआई का सपोर्ट है कि नवाज शरीफ घर जा रहा है। देखिए वहाँ पे मसला यह है कि उस वक़्त अगर परवेज़ खट्टक साहब को वापस ना भेजते तो वहाँ पे फायरिंग होनी थी, लोगों ने वहाँ पे जाने जानी थी। उसको अवॉइड करने के लिए इमरान खान ने वो धरना ख़त्म किया, वापस ले ली कॉल। सवाल ये कि जब आप वर्कर के माइंड में एक चीज़ फीड कर देता है लीडर, तो उसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता। ख़त्म तो हमने तो जो कहा है वो साबित कर दिए। अब आगे सुप्रीम कोर्ट को तो हम तो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जेआईटी को हम तो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ये तो फिर जो इदारे हैं उनका अपना काम है, वो देखेंगे क्या है कि उनको लगता है नवाज शरीफ साहब अगर इसमें साफ़ हैं तो वो अपना फ़ैसला देंगे। पाकिस्तान के लोगों को लगेगा कि वो साफ़ नहीं है या नहीं है, वो अपना फ़ैसला देंगे। हमने अपना इस केस सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा है, हमने अपना केस पाकिस्तान के लोगों के सामने भी रखा है। बतौर कानूनदान क्या लगता है कि 10 को रिपोर्ट आएगी तो फैसला कब तक आएगा? चीफ इस जस्टिस पे अभी साहब डिबेट हो सकती है। चीफ जस्टिस साहब अभी मुल्क से बाहर हैं, वो पाकिस्तान वापस आएंगे। मुझे ये लगता है उन्होंने नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना है और उस बेंच के सामने ये रिपोर्ट जो है वो जाएगी और वो देखेंगे कि वो 5 मेंबर बेंच जो ओरिजिनल है शायद वो रिस्टोर होता है या जो भी चीफ जस्टिस साहब फैसला करेंगे। उस बेंच ने फिर नवाज शरीफ साहब के इस मामले का या इस रिपोर्ट का जायज़ा अच्छा, लेगा। टेक्निकली सवाल लोगों को भी समझा दें क्योंकि आप कानून को बेहतर समझते हैं। अगर वही 5 मेंबर बेंच रिस्टोर होता है तो 2 जजेस अपना फैसला दे चुके थे, वो भी दोबारा अपना फैसला देंगे या वो अपने फैसले पे ही कायम रहेंगे? नहीं, वो अपना फैसला देंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है अपने फैसले की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं वो हमेशा अपना फैसला रिव्यू कर सकते हैं और यहाँ पे जो जजेस हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है वो भी गो थ्रू करेंगे जेआईटी की रिपोर्ट और उसके मुताबिक अपना माइंड बनाए। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब से। मुझे नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात की जा रही थी पनामा केस के हवाले से। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पेश, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मजबूत थी, लेकिन पीटीए का ये मानना है कि तैयार है चाहे नवाज शरीफ साहब घर जाते हैं या नहीं जाते। प्रोग्राम को स्पेशल सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।